जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली है तो ध्यान से देखना, बहुत ही काम आने वाली है आपके। देखिएगा, अरस्तु, देखिए जो फैक्ट डायरेक्ट मैं वही बता रहा हूँ। अरस्तु ने क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, बस इतना याद रखना। विकास कैसा है? आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। एक बात किसने कही है? अरस्तु ने कही है। ठीक है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे पूछे विकास की प्रक्रिया क्या होती है, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमेशा चलती रहती है। प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, विकास कैसा होता है? विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, इसकी गति तीव्र भी होती है, स्लो हो जाती है, यानी कि एक साथ कई दिशा में बालक का विकास होता है। इसलिए जो विकास है वो कैसा होता है? बहुआयामी होता है। ठीक है, अब विकास के आयाम देख लीजिए। विकास के आयाम कौन कौन से होंगे? देखिए, पहला बात करें कि शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास होता है। जैसे जैसे वो बालक उम्र ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे उसके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा छोटा सा बालक पहले घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो पैरों से चलने लगता है, फिर दौड़ लगाने लगता है। फिर जब उसके और परिपक्वता आ जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से कोई भी काम अच्छे से कर पाता है। मानसिक विकास जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसका मानसिक यानी कि मेंटली ग्रोथ भी उसकी होती रहती है। ठीक है, सांवेगिक विकास हो गया, यानी इमोशनल विकास में क्रियात्मक यानी एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। भाषाई विकास, भाषा में और परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, जैसे कि छोटा बालक अच्छे से भाषा को नहीं बोल पाता है, छोटे छोटे शब्दों में कोई बात को समझाता है, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो और परिपक्व होने लगता है, प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर वाक्य वो बोलने लगता है। सामाजिक विकास, समाज में उसका तालमेल अच्छे से हो जाता है, उसके मित्र रिश्तेदार इनसे बहुत कुछ वो सीखने लगता है। ठीक है, विकास के आयाम हो गए। आगे देखिए, बिल्कुल जो एकदम फैक्ट है वो उसकी को देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। रॉस के अनुसार देखिए, रॉस के अनुसार जो बालक है इसके विकास की महत्वपूर्ण अवस्था 4 बताई हैं। ठीक है, रॉस ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 बताई। याद रखना कौन कौन सी? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशव अवस्था को 1 से 5 वर्ष तक की जो उम्र है उसके अंदर रखा है रॉस ने। बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष की उम्र के अंदर रखा है। किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष के अंदर रखा है। और प्रौढ़ावस्था जिसको वृद्धावस्था या फिर जिसको देखिए युवा अवस्था कहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर को युवा अवस्था या इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, इसके अंदर रखा है। ध्यान देना, इनको याद रखना, परीक्षा में सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 5 से 12 वर्ष तक, है ना। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्राइड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। अब ऐसा प्रश्न आए कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है, ये बात किसने कही है? फ्राइड ने कही है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वंशानुक्रम हो गया, जैसे कि उसके माता पिता जिस वंशानुक्रम, देखिए वंशानुक्रम क्या होता है, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें जो गुण होते हैं वो बालक में भी आगे क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, जैसा देखिए जैसी बुद्धि उनके माता पिता या फिर दादा दादी की होगी, बालक भी उसी प्रकार से कुछ गुणों को प्राप्त करेगा। वातावरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जितना अच्छा वातावरण बालक के लिए दिया जाएगा उतना अच्छा उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होगा, बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिलेगी। जैसे इसलिए कहते हैं कि अच्छा स्कूल के लिए हर कोई प्रेफर क्यों करता है बालक को? क्योंकि वहाँ अच्छा वातावरण मिल जाता है। बुद्धि, देखिए बुद्धि भी बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि बुद्धि का मतलब है कि किसी भी बालक का IQ लेवल बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी किसी चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है। लिंग देखिए, लिंग का तात्पर्य जैसे कि पुरुष हो गया, देखिए इसको बालक और बालिका में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिंग के अनुसार जैसे कि हम बात करें, बालिका बहुत जल्दी इनका शारीरिक विकास जल्दी होता है किसकी? बालक की अपेक्षा। इस प्रकार से देखिए, और इनमें भाषाई विकास भी बालक की अपेक्षा जल्दी होता है बालिका में। लेकिन एक एज के बाद सब संपूर्ण विकास हो जाता है, तब बालक का जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। ठीक है, पोषण की बात करें, देखिए जितना अच्छा पोषण बालक के लिए दिया जाएगा उतना अच्छा उसका वृद्धि और विकास होगी। इसलिए कहते हैं कि अच्छा भोजन और संतुलित भोजन जो पौष्टिक हो वो बालक को जरूर देना चाहिए। वातावरण की यहाँ पे बात कर ही चुके हैं, अगेन वातावरण। ठीक है,
तो ये सारे कैसे हो गए, कारक होगा जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाए हैं, तो उनको जरूर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पोस्टर दिख रहा है, आप देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों को जरूर लगाना चाहिए। आप उदय 50 करके कोड यूज़ कर लेंगे तो सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर लगाना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी परीक्षा में। सेम पैटर्न आएगा जैसा आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतर लाना है उसी को अधिगम कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाए कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम। ये बात किसने कही है? ये बात गेट्स ने कही है। बिल्कुल फैक्ट वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक है, सीधा याद रखना। देखिए बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है? बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक यानी कि मेंटल और शारीरिक यानी कि फिजिकल विकास। क्लियर है? यहाँ पे देखिए रिक महोदय ने कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखना कि विकास कैसी है? एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। ये बात किसने कही है? रिक महोदय ने कही है। गैसल जी ने क्या कहा है? दो व्यक्ति समान नहीं होते। आप देखते हैं कि दो जुड़वा भाई भी हों वो समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों के जो विकास का क्रम है वो एक समान होता है। विकास के क्रम समझ गए? जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी उनका शारीरिक विकास बढ़ता जाएगा, मानसिक विकास बढ़ता जाएगा, यानी कि जो उनका विकास क्रम है, सीक्वेंस है, वो सभी का एक जैसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं उम्र के साथ साथ कोई छोटा होने लगे। ठीक है, लेकिन दो व्यक्ति समान नहीं होते। बात किसने कही है? गैसल ने। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। देखिए बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते भी हैं कि बालक यानी कि जन्म से पहले भ्रूण अवस्था से लेकर किशोर अवस्था का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो इन्होंने क्रो एवं क्रो ने इस बात को कही है। अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अनुवांशिकता के बारे में बात करते हैं। अनुवांशिकता क्या होती है? देखिए वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। देखिए आपको पता है कि जैसे दादा दादी, नाना नानी या जैसे माता पिता होंगे, बालक में उस तरीके के गुण स्वतः ही उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको वो गुण उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ये कैसा हो गया? अनुवांशिकता का गुण हो गया। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब BN झा ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। ये बात किसने कही है? BN झा ने। जेम्स ड्रेबर ने क्या कहा है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ठीक है, वही बात है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक जो भी विशेषता होंगी वो संतानों में स्वतः ही हस्तांतरित होंगी, यही वंशानुक्रम है। किसने कही है? जेम्स ड्रेबर ने। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, हम इनको कैसे याद रखें? आपको देखिए पूरा परिभाषा याद नहीं रखना, बस उनकी एक दो कीवर्ड है, एक दो शब्द पकड़ लेना है। ये बात किसने कही है सीधा उसको रिलेट करना है। ठीक है, इसलिए आपको देखिए बहुत अच्छे नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ से नोट्स आप बाल विकास के ले सकते हैं और सभी विषय के भी बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको परीक्षा में हेल्प भी मिल जाएगी। तो दोस्तों MCQs जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मनोवैज्ञानिक इन सभी के नाम याद रखने में ईजी रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे बात करें, गोडार्ड जी ने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक है। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान कैसी होगी? तीव्र बुद्धि वाली होती है। इस बात को याद रखना कि जैसे माता पिता होंगे मंद बुद्धि के होंगे तो उनका बालक भी मंद बुद्धि का होगा, और तीव्र बुद्धि के माता पिता होंगे उनकी संतान भी कैसी होगी? तीव्र बुद्धि की। ये बात किसने कही है? ये बात दोस्तों गोडार्ड जी ने कही है। ठीक है, इसको याद रखना। अब डगडेल जी की बात करें, डगडेल जी ने क्या कहा है कि माता पिता के जो चरित्र होता है उसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, जैसे चरित्र माता पिता का होगा बच्चों पर उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ये बात किसने कही है? डगडेल ने कही है, याद रख लेना। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पर। वुडवर्थ और मारी क्वेश ने क्या कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। याद रख लेंगे कि जो व्यक्ति है, बालक है, वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है बल्कि क्या है? वो गुणनफल है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ और मारी क्वेश ने ये बात कही है। ठीक है, आगे बात करें समाजीकरण के सिद्धांत। समाजीकरण सिद्धांत की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण से जुड़े हुए कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनको आपको
याद रखना चाहिए। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं आपके सामने हैं, सामाजिकरण सिद्धांत से जुड़े हुए फ्राइड, दुर्खीम, मीड, कूले और एरिक्सन। ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिकरण की इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कि नोट्स में सब कुछ डिटेल में है। मैं आपको कंप्लीट वीडियो नहीं करा पाया क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और बीच में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से। अब ठीक है, चलिए आगे बात करें। जॉनसन की बात करें कि सामाजिकरण क्या है, सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। अब देखिए एक बात याद रखिए, सामाजिकरण क्या है, सीखना है। आप जो भी बालक होता है समाज के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है, और सीखने वाले जो भी सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है, सामाजिकरण एक तो सीखना है, और जो सीखने वाले यानी जो सीखने वाला बालक है उसको सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ये बात किसने कही है, जॉनसन जी ने ये बात कही है। अब सामाजिकरण के बारे में देखिए, सामाजिकरण से बालक क्या क्या सीखता है। एक तो परोपकार की भावना उसमें आ जाती है, आत्मनिर्भर और वो हो जाता है, सभ्य और सुशील भी सामाजिकरण जो होता है बालक को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, धर्म हो गया, संस्कृति, नैतिकता इत्यादि जो गुण है वो बालक समाज के माध्यम से ही सीखता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ध्यान से, एक प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि प्राथमिक सामाजिकरण में किसको शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण परिवार और मित्र को शामिल किया जाता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रश्न में बिल्कुल पूछा ही जाता है लगभग हर एक परीक्षा में। प्राथमिक सामाजिकरण परिवार और मित्र को शामिल करते हैं। बालक सबसे पहले माता पिता और उसके मित्र के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। द्वितीय सामाजिकरण में खेल के मैदानों और पड़ोसियों को शामिल करते हैं। बालक खेल के मैदानों में जाता है, बहुत सारे उसको उसके दोस्त मित्र मिलते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे गुणों को सीखता है और पड़ोसी के माध्यम से भी सीखता है। अब हम आगे बात करें, देखिएगा सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सीधा याद रखना, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया, दुर्खीम ने दिया, इतना बता देना। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। आत्मचेतना या फिर मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया, मीड ने दिया है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत या फिर जिसको जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है, किसने दिया, एरिक्सन ने दिया। इतना आप याद रख लेना। देखिए फैक्ट वाइज बहुत सारी आज मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और यहाँ से परीक्षा में ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और हम देखिए आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रखते हैं, लेकिन आगे की वीडियो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी बड़ी भी रखूँ, और मैं इसी चैनल पर आपके लिए एनालिसिस भी कराऊंगा। परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आएंगे, हो सकेगा लाइव सेंटर से ही आपको एनालिसिस वीडियो मिले, या फिर विद्यार्थियों से मैं क्वेश्चन लिखवा कर अपने पास ले लूँगा और वहाँ से आपको एनालिसिस करके बताऊँगा किस तरीके से कौन सी शिफ्ट में पेपर आ रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लगे और उसका रिविजन आप ज़्यादा कर पाएँ। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करिए और वहाँ से प्रोसेस फॉलो करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।